यार मंडे नाइट रॉ में मजे मजे में क्या काम हो गया ब्रॉन ब्रेकर के साथ। तो सेथ रॉलिंस आए थे और उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को वो पीछे से चेयर शॉट मारा था और वो चेयर शॉट मारने की वजह से ब्रॉन ब्रेकर की बिल्कुल हेड के पीछे से इतना ज्यादा खून निकला। अब यहाँ पे देखोगे तो अपना बैलेंस बनाने में भी ब्रॉन ब्रेकर को प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे अब वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि वो वाले स्पॉट के ठीक बाद ब्रॉन ब्रेकर को जाना था दोबारा से सेथ रॉलिंस के साथ वो पंगे करने के लिए, स्पीयर मारने के लिए। और अगर आप यहाँ पे साथ में पॉल हेमन को भी देखोगे तो पॉल हेमन भी पूरा समझा रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को। वो एकदम से उनके पास थोड़ा मेडिकल देखते हैं, उनको देखने के लिए कि बंदे की हालत क्या है क्या नहीं, वो चेक करने के लिए आते हैं। तो देखो भाई ये कितना रिस्की स्पोर्ट है। अभी आप लाइव शो में हो और आपके साथ एक ऐसी चीज हो गई है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, और फिर भी आपको अपना एफर्ट देना है और उसके बाद ही देखा जाएगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि इस समय लाइव प्रोग्रामिंग है तो उस तो जो प्रायोरिटी है वो यही चीज है कि जो चीज प्लान करी है वो होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए आप एथलेटिक एबिलिटी की बात करते हो, लुक्स की बात करते हो, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हो, लेकिन ये जो माइंडसेट है वो बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। और सिर्फ प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस में नहीं, ओवरऑल इस जनरल आपकी लाइफ में भी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 880 में। और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के वो जो उन्होंने अपने रेसलमेनिया के मैच के बाद किया, रिटायर वो हो गए हैं नहीं हुए, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो भाई एक चीज़ और नोटिस करी गई है, और रेसलमेनिया में जैसे ही उनका मैच खत्म हुआ और जैसे ही पॉल हेमन आते हैं उस समय ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को देख के ऐसे किया। अब इस चीज का मतलब क्या है? अगर आप इसे प्रोफेशनल रेसलिंग के टर्म्स में समझोगे तो हमने देखा है जब भी किसी सुपरस्टार को इंजरी होती है तो उस पॉइंट पे वो ऐसे करता है, कोई रेफरी वहां पे ऐसा करता है, फिर जो भी ऑफिशियल वहां पे होता है जिसको बताना होता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो ऐसे एक्स का जो साइन है उसको थ्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को कोई इंजरी नहीं हुई थी, तो फिर ब्रॉक लेसनर ने ऐसा किया क्यों? तो बेसिकली ये बताने का मतलब होता है कि ये जो चीज है वो किसी प्रोग्रामिंग का या फिर कोई स्टोरी का पार्ट नहीं। जैसे इंजरी भी होती है तो वो स्टोरी का पार्ट तो होती नहीं है, तो जब कोई चीज स्टोरी का पार्ट नहीं होती तो ऐसे करते हैं। तो ब्रॉक लेसनर ने भी यही चीज करी, जो कि उस समय वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मैं चीज कर रहा हूं ये कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ये मैं लेजिट ऐसा फील करता हूं, और ये कोई अब यहाँ पे शो नहीं चल रहा है। तो ब्रॉक लेसनर ये बता रहे थे कि भाई ये मैं रिटायर हो रहा हूं, क्योंकि वो चीज ब्रॉक लेसनर ने, जैसे हमें ट्रिपल एस से पता चला कि वो प्लान नहीं थी, वो ब्रॉक लेसनर का खुद का किया हुआ काम था। और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा। अब इसके बाद हम क्या समझे इस चीज को। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी की जो फ्यूड है वो लॉन्गर ही प्लान थी, लेकिन जो चीज करी रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर ने, उसकी वजह से सारी चीजों को होल्ड पे डाल दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओबा फेमी के लिए इमीडिएट कोई प्लान्स देखने को ही ना मिले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओरिजिनली ओबा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर प्लान किया था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर ब्रॉक लेसनर ने वहां पे जाके अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। तो अब एक चीज जो मुझे लगता है कि अच्छी भी लग सकती है, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है। जो लोग ब्रॉक लेसनर को वापस देखना चाहते हैं उनको बुरी लगेगी, और जो लोग ब्रॉक लेसनर को वापस नहीं देखना चाहते उन्हें अच्छी लगेगी। अब आप अगर आप जो ब्रॉक को देखना चाहते हैं, आप सोचोगे भाई कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा ब्रॉक को, तो बहुत सारे लोगों का मानना यह भी है, जो कि मैं बोलूंगा काफी हद तक सही भी है, कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर हो गए हैं और इसके बाद अब उन्हें आने की जरूरत नहीं है। गुंथर के साथ अगर वो मैच करते भी हैं तो उस मैच का कंक्लूजन, उसका आउटकम क्या होने वाला है वो हम सारे लोग ही जानते हैं। तो वो जो रिटायरमेंट है वो उनको सही मिल चुकी है। तो शायद इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू जो खुल के नहीं बता रही कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो गया है, वो इसीलिए क्योंकि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का तो प्लान था नहीं, ये तो जो किया हुआ था वो ब्रॉक लेसनर का था। तो शायद अभी डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बातचीत कर रही हो ब्रॉक लेसनर से, क्योंकि ये ओरिजिनल प्लान में तो था नहीं, उन्होंने आके वो चीज कर दी। शायद फिर ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू वापस लेके आना चाहती हो, जबकि ब्रॉक लेसनर ये मानते हैं कि मेरा रिटायरमेंट हो चुका है रेसलमेनिया में। तो इसीलिए ब्रॉक लेसनर इमोशनल भी थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ब्रॉक लेसनर रोए इसीलिए क्योंकि वो उनका आखिरी रेसलमेनिया था। लेकिन शायद ब्रॉक लेसनर के दिमाग में यह है कि मेरा आखिरी रेसलमेनिया के साथ साथ मेरा आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू का भी इवेंट था। अभी इस पॉइंट पे देखो जो ज्यादातर चीजें हो रही हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पर ही है, कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ अभी हमको पता नहीं चल रहा। बाकी आप बताओ आप क्या चाहते हो, क्या ब्रॉक लेसनर को वापस आना चाहिए? समर स्लैम भी उनका होम टाउन है, तो अगर रेसलमेनिया में रिटायर होना ऑब्वियसली एक बहुत स्पेशल चीज होती है, लेकिन समर स्लैम वो भी एक बड़ा शो है और ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से है, तो शायद वो भी एक चीज है जो कि कंसिडर करी जा सकती है। मैं अपना बताऊं तो अभी मैं खुद 50-50 में फंसा हुआ हूं, क्योंकि मुझे जो हुआ रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर के साथ वो आई थिंक एक बहुत एक स्पेशल मेमोरी रहने वाली है। वापस आते हैं तो कई बार आपको पता है चीज़ें शायद उतनी परफेक्टली नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर इस बहाने हमको वापस भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप बताओ आपके क्या थॉट्स है, क्या ब्रॉक को वापस आना चाहिए? और शायद मेन बात तो ये है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू मना पाएगी ब्रॉक लेसनर को वापस आने के लिए? रेसलमेनिया में जब रोमन रेंस आए थे तो अपना वो पुराना वाला जो हेड ऑफ द टेबल वाला थीम सॉन्ग है उसको वो लेके आए थे, लेकिन जब मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस वापस गए, मतलब मंडे नाइट रॉ में एंट्री भी उनकी उसी थीम सॉन्ग
के साथ हुई थी, लेकिन जब वो वापस गए तो आई एम ग्रेटनेस वाले म्यूजिक के साथ वो गए। तो अब ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि WWE ये जानबूझ के कर रही है या फिर WWE क्या करना चाहती है। इवन पोस्ट शो में जो रेसलमेनिया के बाद हुआ था वहां पे भी रोमन रेंस आई एम ग्रेटनेस वाले म्यूजिक के साथ आए थे। तो इतनी बार WWE से गड़बड़ हो कैसे सकती है? तो अब इस पॉइंट पे स्पेकुलेशन ये है कि शायद WWE दोनों ही म्यूजिक को यूज करने वाली है, यानी हेड ऑफ द टेबल वाला भी वो यूज करेंगे और आई एम ग्रेटनेस वाला भी यूज करेंगे। फिर उसके बाद लोग अपने अपने इस पर टेक दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैच इसमें सिर्फ रोमन रेंस वाला म्यूजिक के साथ है हेड ऑफ द टेबल वाले के साथ, या फिर हो सकता है अगर रॉ में आए सिर्फ एक प्रोमो सेगमेंट है तो आई एम ग्रेटनेस के साथ है। वैसे ये बहुत यूनिक चीज़ है किसी सुपरस्टार के साथ करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग ऐसा यूजुअली होते हुए देखते नहीं कि एक सुपरस्टार के दो दो म्यूजिक हों और वो सेम टाइम पे ही चलते भी हों। तो शायद एक अलग ये जो चीज़ है WWE एक्सपेरिमेंट कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, एक ही होना चाहिए या फिर WWE दोनों ही म्यूजिक साथ में चला? क्योंकि दोनों हैं भी काफ़ी सिमिलर, बस वाइब थोड़ी अलग है, क्योंकि हेड ऑफ द टेबल वाले टाइम को हम अलग तरीके से याद करते हैं और आई एम ग्रेटनेस वाले टाइम को हम थोड़ा अलग तरीके से याद करते हैं। अब रेसलमेनिया खत्म हो चुकी है तो WWE को अपने नंबर्स भी बहुत तगड़े करके बताने हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो बताया ये जा रहा है भैया, इस बार का जो WWE का रेसलमेनिया है वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट्स है कंपनी के हिस्ट्री में। और ये WWE ने हाईएस्ट ग्रॉसिंग नहीं बोला, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट्स बोला। इसका मतलब कि WWE को वो रिजल्ट नहीं मिला है जो कि उन्हें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनका हर बार का आजकल यही हो गया कि जो 39 में हुआ उससे बेटर 40 में करना है, उससे बेटर 41 में करना है। फिर अलग अलग वो अपने नंबर्स भी बता रहे हैं कि कैसे जो है 18% अप है रेसलमेनिया 41 से। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे व्यूअरशिप है ये भी उन्होंने बताया कि कितने लोग अलग अलग कंट्रीज से आए, मतलब 69-70 अलग अलग कंट्रीज से लोगों ने आके रेसलमेनिया को देखा है। तो ऐसा करके वो जो नंबर्स है उसको बोस्ट कर रहे हैं। और अब अगली बार जो रेसलमेनिया होने वाली है वो सऊदी अरेबिया से होगी। वैसे ये नेशविल में होने वाली थी, लेकिन फिर WWE ने बोला कि डिडंट वर्क आउट, मतलब कि वो कुछ ऐसे मेन अपनी डील पे नहीं पहुंच पाया, इस वजह से फिर वो रेसलमेनिया को सऊदी अरेबिया में लेके गए। जबकि मेन बात तो ये है कि ज्यादा पैसे उनको सऊदी अरेबिया से मिल गए थे। अब उस बारे में बात करते हैं जो मैंने आपसे बोला था रेसलमेनिया से पहले कि इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले जेली रोल और पैट मैकेफी, मुझे बात तो नहीं करनी इनके बारे में, लेकिन लास्ट बात करके इनको निपटा देते हैं। अब जेली रोल का क्या कहना है? कहते हैं कि भाई हमारा एक गोल था और कि हमें सक्सीड होना है। पैट देख मैं तुझे पसंद करता हूं, लेकिन हमारा यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं था, तो अब हमें दोबारा उसी चीज़ पे चले जाना चाहिए जिस चीज़ में हम लोग बेस्ट हैं या फिर जो चीज़ हम करते हैं। ये अब जेली रोल बोल रहे हैं पैट मैकेफी को कि भैया अब हमें ऐसा करना चाहिए। भाई ये बात आपके पहले समझ में नहीं आई, लेकिन आपके तो समझ में शायद आ गई थी। मेरे को तो सही में जेली रोल के लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि उनको प्यार है इस प्रोफेशनल रेसलिंग से, लेकिन जिस स्टोरी लाइन में उनको डाला गया वो ऐसा था कि लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले थे। फिर पैट मैकेफी ने भी अपने शो पे आके बता दिया कि इस रेसलिंग बिजनेस से वो जा चुके हैं। अब बंदा कह रहा है कि मैं गलत था कोडी रोड्स के बारे में। नहीं नहीं, वो बंदा तो बड़ा तगड़ा है, मैंने गलत सोच लिया था, ऐसे करके बोलते हैं। और उन्होंने जो है बाय बाय कर दिया है प्रोफेशनल रेसलिंग के बिजनेस को। इसका मतलब कि बैकलैश के मैच के जो हमने रूमर सुने थे टैग टीम वाले, भगवान ने कुछ हमारे ऊपर कृपा कर दी है और वो फ्यूड अब वैसे नहीं चलने वाली जैसा WWE ने शायद इनिशियली प्लान किया था। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमने रेसलमेनिया से पहले डिस्कस किया था इस चीज़ को, निक खान की स्टेटमेंट, जहां निक खान ने बोला था कि अभी तुम्हें जो बोलना है तुम बोल लो, एक बार रेसलमेनिया हो जाने दो फिर तुम बोलना कि हाँ क्या था या क्या नहीं था। हम ओवर डिलीवर करने वाले हैं। वो तो लाज बचा ली भाई रेसलमेनिया की नाइट 2 ने कि मैचेस अच्छे हुए नाइट 1 से कंपैरिजन में। नाइट 2 के मेन इवेंट का जो सही आउटकम होना चाहिए था, और क्या क्लासिक 5 स्टार रेसलिंग मैच उन्होंने दिया, उस वजह से इज्जत बच गई। वरना ऐसा कुछ भी नहीं था निक खान की स्टेटमेंट में जिसको अब जाके वो बैक कर सके। और यही झांसे में इन्होंने हमको अगले स्मैकडाउन के लिए भी फंसा लिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मतलब यूएसए नेटवर्क ऐसा टीज कर रहा है कि एनीथिंग कुड हैपन ऑन स्मैकडाउन दिस वीक, क्योंकि ये मंडे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया तो हो गया, रेसलमेनिया के बाद का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो पहला स्मैकडाउन का एपिसोड है, मतलब पहली बार। तो वही है जैसे हम रॉ में एक्सपेक्ट करते हैं बड़ी चीज़ें, तो मैं बोलूँगा कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के लेवल की तो नहीं हुई, लेकिन एवरेज सी थी, कुछ बहुत बकवास भी नहीं है बोलने के लिए। तो ठीक है, हमने WWE को इसलिए ग्रीन झंडी दे दी यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी रिसेंट टाइम में जो शोज रहे हैं वो इतने वाही आता है कि हमको जो आपने मंडे नाइट रॉ में किया वो अच्छा लगा। लेकिन स्मैकडाउन एक डिफरेंट ब्रीड है, आपको पता है। वो अगर आपको नींद नहीं आती तो आप बहुत आसानी से सुबह उठ के देख सकते हो उसको। इस तरीके से सो जाओगे आप कि शायद फिर आप सीधा जाके शाम को ही उठोगे। तो टीज तो कर रहे हैं चीजें, लेकिन भरोसा हम करेंगे नहीं इनके ऊपर। यार एक ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ, आप भी बोलोगे रोहित भाई ये क्या बात बता रहे हो आप हमें। तो रिक फ्लेयर को इस साल रेसलमेनिया में नहीं आने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया
लुडविग काइजर की वजह से। आप बोलोगे हैं भाई ये क्या, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम पहले, जब टिफिनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर की फ्यूड चल रही थी, और उस टाइम पे टिफिनी स्ट्रैटन ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी लव लाइफ के बारे में, उनकी शादीशुदा वाली लाइफ के बारे में कुछ बातें बोल दी थी। तो इसकी वजह से अब लुडविग काइजर उस टाइम पे बॉयफ्रेंड थे टिफिनी स्ट्रैटन के, तो रिक फ्लेयर और लुडविग काइजर की बात होती है, और वहां पर रिक फ्लेयर ने बोला भैया मैं आ गया ना तेरे सामने तो हो जाएगी कुछ गड़बड़। तो इस वजह से जो रिक फ्लेयर है उनको आने ही नहीं दिया गया रेसलमेनिया में। वो कहते हैं कि भाई एक 24 साल का लौंडा जो है 76 साल के बुढ़े से डर गया, ऐसा रिक फ्लेयर का कहना है। क्या बोलूं अब मैं इसके बारे में। अभी हमने सीएम पंक और रोमन रेंज के रेसलमेनिया 42 के क्लासिक 5 स्टार मैच की बात करी, लेकिन इस मैच में एक ऐसी चीज हुई जो कि अभी अगर इसको बाद में जाके हम कभी रिविजिट करेंगे तो लगेगा कि ये क्या था। वैसे तो अभी भी लग रहा है। ये रेसलमेनिया के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज ने स्टील स्टेप्स का यूज किया था, और स्टील स्टेप्स का यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि ये तो भाई ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है। और फनी बात क्या, वही सेम मैच में सीएम पंक ने लो ब्लो यूज किया, तो कायदे से अगर रोमन रेंज ने स्टील स्टेप्स यूज कर ली थी, तो अगर आप ये भी बोलो कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, तो फिर सीएम पंक को वो हरकतें करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी, अपनी हाथों की टेप उतार के डिस्ट्रैक्ट करके रेफरी को फिर लो ब्लो मारने के लिए। तो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया। मतलब अगर आप ऐसे रूल बुक के हिसाब से देखोगे तो ये तो फिर एक गड़बड़ वाली चीज है। जैसे याद है एक बार रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का कहाँ हुआ था, सऊदी में एक क्या स्टील केज मैच हुआ था, क्या था उसका नाम, सुपर शो था, ग्रेटेस्ट क्या ऐसा करके कुछ नाम था। और उस कैसे मैच का डब्ल्यूडब्ल्यू ने आउटकम ही ऐसे निकाला था कि ताकि उसके बेसिस पे वो स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू कर सके कि पहले कौन गिरा, पहले कौन गिरा। ऐसा दिखा शायद ब्रॉक लेसनर गिरा है, लेकिन नहीं, रोमन रेंज ने शायद टच किया, उनका कुछ टच वही है, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल फिनिश किया था। तो पास में डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो फिनिश है वो देने के बाद वो स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाती है, लेकिन शायद इसमें रोमन रेंज से फॉल्ट पे उन्होंने स्टील स्टेप्स यूज कर लिया, उनको समझ में नहीं आया कि शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। लोग इस बारे में थोड़ा सा कॉल आउट कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को कि ये नहीं होना चाहिए, कायदे से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या ही फर्क पड़ता है। जो हमें वैसे भी स्क्रिप्टेड शो है ना, ये कोई रियल यूएफसी या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट या फिर कोई एमएमए तो नहीं चल रहा कि आप बोलो कि अन्याय हो गया सीएम पंक के साथ। इस समय कंपनी में जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है वो है रोमन रेंज, और इससे पहले लास्ट टाइम जब रोमन रेंज चैंपियन थे तो उनका चैंपियनशिप रेन रहा था 1316 दिनों का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ। तो अब जिस तरीके की इमेज रोमन रेंज अपनी लेके आते हैं, अब रोमन रेंज ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है, तो क्या फिर से रोमन रेंज का जो चैंपियनशिप रेन है वो इतना लंबा होने वाला है 1316 दिनों का। देखो अभी इस पॉइंट पे जो एक्सपेक्टेड है, जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि रोमन रेंज का जो चैंपियनशिप रेन है वो लंबा ही चलने वाला है। जैसे एकदम से कुछ रूमर्स ऐसे आने शुरू हो गए थे कि रोमन रेंज का कुछ बड़ा प्रोग्राम होगा ओबा फेमी के साथ में, जो कि अब देख के लग रहा है कि ब्लड लाइन की स्टोरी को लेके आए हैं, तो अभी लंबी तो चलने वाली है। तो मतलब एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि कोई एक तगड़ा बंदा ओबा फेमी जैसा वो रोमन रेंज के सामने आया, और जिस हिसाब से ओबा फेमी ने डिस्ट्रॉय किया ब्रॉक लेसनर को, कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होती अगर वो रोमन रेंज को भी ऐसे डिस्ट्रॉय कर देते और एकदम से उनका जो पुश है वो एकदम रॉकेट वाला होता। क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब तक ओबा फेमी को बुक किया है वो चीज हाईली कंसिडर करी जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से भी चीजें चल रही है देख के ये चीज क्लियर है कि एक बार फिर से एक लंबा टाइटल रेन रोमन रेंज की तरफ से हमको मिलने वाला है। क्या वो 1316 दिनों का होगा? देखो भाई ये चीज तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी है। वैसे तो नेवर से नेवर कहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पता है कि इस 1316 दिनों के रेन ने हमें कहां से, जो हम नीचे ढल रहे थे वो, और वहां से कहां उठा दिया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये चीज पता है कि बिजनेस बनाने के लिए ये चीज बहुत बढ़िया काम कर सकती है, और अगर टीके के बाद कहीं पता चल गई कि भाई ये कितना बढ़िया काम हो सकता है इससे, तो हु नोस, क्या पता उतने टाइम का जो रेन है वो दोबारा से आ जाए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उस तरीके की चीज अब दोबारा नहीं करेगी, एक लंबा टाइटल रेन चलेगा, और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे कोडी रोड्स के पास भी टाइटल आया था तो एक साल तो उनके पास वो टाइटल रहा ही था, तो सिमिलर चीज आप रोमन रेंज के इस टाइटल रेन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू अगर सबसे ज्यादा सेफ फील करेगी किसी सुपरस्टार के पास चैंपियनशिप रखने के लिए, तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रोमन रेंज से, क्योंकि रोमन रेंज वो चीज पास में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो देखते हैं हम इस बार का जो रेन है वो कितना लंबा होता है और कितना ये क्लोज जा पाता है 1316 दिनों के रेन के। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड यूज करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिलता है। वेबसाइट के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। काफी टाइम हो गया मुझे खुद इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हुए और अपनी बॉडी पे रिजल्ट देखते हुए। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।